हाँ तो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी शिक्षक साथी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग तैयारी कर रहे हैं सक्षमता परीक्षा 2024 और बीपीएससी टीआरई 3.0 के समान अध्ययन एवं सामान्य विषय, जिसमें आपको समान अध्ययन में जैसे कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, मैथ, साइंस, रीजनिंग, ये सारा चीज़ आ जाता है। वहीं एवं सामान्य विषय की हम लोग बात करें तो जैसे आपको जो 1 to 5 के शिक्षक हैं या 1 to 5 के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 3.0 का फॉर्म भरा है, उनके लिए ये सामान्य जो विषय है, जो आपको 80 नंबर का जो प्रश्न रहेगा दोस्तों, उसमें जो है आपको सारे सब्जेक्ट, जैसे कि आपका जो न्यूनतम अर्हता है, जैसे कि आप लोग 1 to 5 के जो भी टीचर बनते हैं उनको कम से कम इंटर पास यानी कि 12वीं पास करनी होती है। तो उनके लिए जो है जो न्यूनतम अर्हता, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो 80 नंबर का प्रश्न रहने वाला है दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग को एक बार फिर से हम लोग बताना ये चाहता हूँ कि परीक्षा का जो समय है वो धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है। तो इसलिए आज से हम लोग टेस्ट सीरीज़ का आयोजन किए हैं, जिसमें जो है प्रत्येक 55 से 60 प्रश्न को हम लोग MCQ के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। और 26 तारीख को पहली परीक्षा है, उसके बाद हम लोग हमारी निरंतर ये मॉडल सेट चलता रहेगा। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि मायोपिया आँख जो है किस लेंस के प्रयोग द्वारा ठीक होता है। बोल रहा है कि मायोपिया जो एक आँख का बीमारी है ना, वो कौन से लेंस से ठीक होता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल दर्पण या अवतल दर्पण। तो मायोपिया जो है वो बीमारी, जो आँख की बीमारी है, वो आपको अवतल लेंस से के प्रयोग से, यानी कि अवतल लेंस अगर लगा लिया जाए आँख में तो ये ठीक हो जाता है। और मायोपिया को निकट दृष्टि दोष भी हम लोग कह सकते हैं। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि पीतल किसका मिश्रण है। बोल रहा है कि पीतल जो है वो किसका मिश्रण है। तो पीतल का जो सही उत्तर है दोस्तों, पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तो दोस्तों पीतल जो है वो तांबा और जस्ता का मिश्रण है। किसका है? तांबा और जस्ता का, यानी कि तांबा इसमें 70% रहता है और 30% आपको जस्ता रहता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितना आयु तक अपने पद पर रह सकता है। बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो है एक जज जो है वो कितने वर्ष तक, बोल रहा है कितने वर्ष तक अपने पद पर वो रह सकता है। तो उसका जो सही उत्तर दोस्तों कि वो 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है वही इसका सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। बोल रहा है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है विश्व में सबसे बड़ी है। तो विश्व में सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला है दोस्तों वो आपको एंडीज़ है। कौन है? तो एंडीज़। इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है और ऊंचाई जो है 6960 मीटर है। तो लंबाई इसकी कितनी है? तो 7200 किलोमीटर, 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ऊंचाई आपको 6960 है, 6960 मीटर इसकी ऊंचाई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो कि हमारे सेशन का आज का 5वां सवाल है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। बोल रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी झील जो है इसमें से कौन है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो है दोस्तों आपको कैस्पियन सागर, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है। इसका जो है वो एरिया जिसको बोलते हैं, क्षेत्रफल जिसको 3,71,000 इसका एरिया है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थ को धोना चाहिए। बोल रहा है कि जो हम लोग कच्चा जिस पदार्थ को कच्चे खाते हैं उसको हम लोग उसे किससे धोना चाहिए। जैसे कि हम लोग कच्चा खाने वाला अमरूद हो गया, अनार हो गया, सेब हो गया, और जो कच्चा खाने वाला है, इस तरह से जो पदार्थ है उसको हम लोग मतलब इसको किस केमिकल से धोना चाहिए जिससे जो है वो उसका जो है बैक्टीरिया मर जाए। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl, जिसको हम लोग HCl बोलते हैं, इससे धोना चाहिए, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा श्यानता किस में होती है। जल में, जल की होती है, वायु की होती है, या खून की होती है, या आपको शहद की होती है। तो सबसे ज़्यादा जो दोस्तों आपको श्यानता होती है वो आपको शहद की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित याम्योत्तर
में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है, यानी कि देशांतर जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री जो है वो यामोत्तर कौन सा है। तो हम लोग बहुत अच्छे जानते हैं कि 82.30 क्या है, तो 82.30 डिग्री जो है आपको कौन, पूरब या पश्चिम, तो 82.30 जो है आपको पूरब क्या है, 82.30 जो है वो पूरब है, जो कि आपको ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कितना, तो 5 घंटा 30 मिनट ग्रीनविच समय से आगे है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। बोल रहा है कि ग्लूकोज को हम लोग जब इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं तो कौन सा एंजाइम जो है दोबारा, उसमें कौन सा एंजाइम लगता है उसको बदलने में, यानी कि कौन सा एंजाइम के द्वारा उसको बदला जाता है दोस्तों। तो इसको जब बदला जाता है दोस्तों आपको वो यीस्ट से, यीस्ट जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइमेज, क्या बोलते हैं, यीस्ट को ही बोला जाता है जाइमेज, तो यीस्ट से उसको बदला जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। बोल रहा है कि चूने का पानी जो है वो किसकी वजह से दूधिया यानी कि वाइट हो जाता है, तो वो जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वाइट हो जाता है। किसकी वजह से हो जाता है, किसकी वजह से हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो दूधिया हो जाता है। अब चूने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, तो CaOH का होल ट्वाइस, क्या है, CaOH का होल ट्वाइस जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला देते हैं तो ये दूधिया हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि लोकसभा की निश्चित की गई अधिकतम सदस्य संख्या है। बोल रहा है कि लोकसभा जो है निश्चित की गई अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, तो अधिकतम जो सदस्यों की संख्या है दोस्तों वो आपको 552 है। कितना है, तो 552 है। हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। बोल रहा है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है दोस्तों वो आपको 25 साल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया 25 साल वो बिल्कुल करेक्ट है। 25 साल होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए, 25 साल से कम होगा तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि प्रायद्वीप भूमि का एक फैलान होता है जो 3 और लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। बोल रहा है कि प्रायद्वीप भूमि का एक फैलान होता है जो 3 ओर लगभग पूरी तरह से घिरा होता है, तो 3 ओर किससे घिरा होता है, तो यह यहाँ जो ऑप्शन इसका है कि वो 3 ओर जो है प्रायद्वीप वो जल से घिरा होता है। किससे घिरा होता है, वो जल से घिरा होता है। और चौथी ओर जो है वो एक स्थल से यानी कि रहने की जगह जो होती है उससे घिरा होती है, इसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। यानी कि प्रायद्वीप का उदाहरण आपको हो गया कि 3 तरफ पानी, यानी इधर भी पानी इधर भी पानी और यहाँ चारों एक तीनों तरफ से पानी है, और यहाँ पे ये जो है प्रायद्वीप है और इधर सिर्फ आपको स्थल है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 3 तरफ से पानी और एक तरफ से जो है वो स्थल रहता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। बोलता है कि पेट्रोल तथा डीजल के जलने से मतलब अधूरा जब जलता है ना तो उससे बहुत ही हानिकारक गैस का उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया कार्बन मोनोऑक्साइड वो कार्बन और वो पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से निकलता है, जो कि बहुत ही हानिकारक गैस है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का सही क्रम लगाने बोल रहा है, निम्नलिखित का सही क्रम लगाइए। हमारे पास देख लेते हैं, पहला में है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद है आपको भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, फिर है आपको साइमन कमीशन। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसको पहले हम लोग ईस्वी में यानी कि ईयर में लिख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको 1885 में हुआ। कब हुआ? और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 1942 में हुआ ना। तो साइमन कमीशन कब आया? रिपोर्ट है तो 1930 हो गया। अब हम लोग देख सकते हैं कि इसी से हम लोग मिलाएंगे ना दोस्तों तो मिल जाएगा, पूरा मिलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी हमको। तो सबसे पहले आपको 3 नंबर किस ऑप्शन में है, तो देख रहे हैं हम लोग कि 3 नंबर जो है दोस्तों आपको वो सिर्फ और सिर्फ, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 3 नंबर जो है दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ किस में है? बी में है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बी ऑप्शन ही बिल्कुल आपका सही है ना। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर इस तरह का मिलाने वाला अगर आता है प्रश्न दोस्तों, अगर 1 या 2 भी आपको मालूम हो तो इसको आसानी से हल किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि रेल वायर क्या है। बोल रहा है कि रेल वायर जो है वो क्या है? रेल वायर क्या है?
फ्रेट कॉरिडोर है, रेलवे की विद्युतीकरण से संबंधित एक नीति है, रेलवे स्टेशन पर मुफ्त सार्वजनिक वाईफाई सेवा है, या आपको शिकायत निवारक पोर्टल है। तो रेलवे स्टेशन पर जो मुफ्त में जो आपको वाईफाई मिल रहा है उसी को हम लोग रेल वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेल वायर। यानी कि जो रेलवे स्टेशन पे आप लोग अभी जाइएगा, पहले तो इससे ये सुविधा नहीं थी, लेकिन अब जो है हर रेलवे स्टेशन पर, लगभग रेलवे स्टेशन पर जो वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो रेल वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेल वायर। याद कर लीजिए बढ़िया से दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बोल रहा है इलेक्शन कमीशन के चीफ जो होते हैं उनकी, इलेक्शन कमीशन के चीफ की नियुक्ति कौन करता है? संसद करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या आपको उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमीशन के चीफ हैं, तो उनका जो है वो नियुक्ति कौन करेगा? तो उनका नियुक्ति आपको राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? बोल रहा है कि लूसी ब्रॉन्ज जो है वो निम्नलिखित में से कौन से खेल से संबंधित है? तो लूसी ब्रॉन्ज जो है दोस्तों इंग्लैंड की एक महिला फुटबॉल खिलाड़ी है, तो इसका जो संबंध है दोस्तों आपको फुटबॉल से है। वो इंग्लैंड की एक महिला फुटबॉल खिलाड़ी है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किसको अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है? बोल रहे हैं कि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी का किसे जो है पिता कहा जाता है? तो इकोनॉमी का जो पिता है दोस्तों वो आपको एडम स्मिथ को कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल आपका सही है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से क्या पूंजी ब्रह्मा प्रवाह नहीं है? बोल रहा है कि इसमें से कौन है वो पूंजी ब्रह्मा प्रवाह नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों विदेश से ऋण प्राप्ति, ऋण का भुगतान, विदेशों में पड़ी संपत्तियों की खरीदना, या विदेशी कंपनियां के अंश पत्र को खरीदना। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको विदेशों से ऋण प्राप्ति, यानी विदेशों से लोन लेना। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? बोल रहा है कि इसमें से कौन है जिसकी सदस्यता जो है वो जिसकी अध्यक्षता जो है वो गैर सदस्य करता है, यानी कि उसकी सदस्यता नहीं होती है वो फिर भी करता है। ऑप्शन हमारे पास लोकसभा, राज्यसभा, विभिन्न राज्य के विधान। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको है कि राज्यसभा की अध्यक्षता जो है वो आपको गैर सदस्य करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से छोटा यानी डैश छोटा है, कितना किलोमीटर छोटा है? बोल रहा है कि पृथ्वी का जो है ध्रुवीय व्यास है ना विषुवतीय व्यास से कितना छोटा है? तो ऑप्शन है 25 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 43 किलोमीटर और आपको है 30 किलोमीटर। तो पृथ्वी का विषुवतीय रेखा जो है दोस्तों वो आपको है 12,756। अब पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है वो है 12,713। तो इससे अगर घटाइएगा तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा आपको 43 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा दिख रहा है कि ये मैथ से प्रश्न है। किससे है दोस्तों? तो मैथमेटिक्स से। हमने पहले ही बताया था कि सामान्य अध्ययन में आपको मैथ का भी 5 से 6 क्वेश्चन, रीजनिंग का भी 6 से 7 क्वेश्चन आएगा, और सामान्य विज्ञान से और भी जो है उन सब सारे सब्जेक्टों से तो प्रश्न आता ही है। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि यदि x का 2 का पावर x प्लस 6 है और फिर h का पावर x प्लस 1 है तो x का वैल्यू क्या होगा, हम लोग देख रहे हैं। तो इसको दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ इसका जो सॉल्व करने का तरीका है दोस्तों कि ये जो 2 का पावर है और ये 8 का पावर है, तो ये 8 को हम लोग 2 का पावर क्या करेंगे 3 कर देंगे। 2 का पावर 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपको 3x प्लस 1, और इधर आपको हो जाएगा 2 का पावर x प्लस 6। तो दोनों इक्वल हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? दोनों इक्वल हो जाएगा। इस तरह से x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो x का वैल्यू 3/2 आएगा। क्या आएगा? 3/2। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि b/a 0.25 है तो ये जो समीकरण दिया है इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो आपको होगा 1। क्या होगा? क्योंकि हम लोग b/a को जो पुट करेंगे 0.25 करके, तो इस तरह से इसका उत्तर 1 निकलेगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक आदमी और एक लड़का किसी मात्रा की खुदाई का काम 40 दिन में कर सकते हैं। उनकी खुदाई की गति का अनुपात जो है वो 8:5 है।
यदि लड़के को केवल अकेले काम पर लगाया जाए तो लड़का काम को पूरा करने के लिए कितने दिन लेगा। इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आपको आना ही है। तो इसमें करना कुछ नहीं है दोस्तों, जैसे कि अनुपात है तो 8x हो गया और वो 5x हो गया, है ना। तो 8x इंटू 5x आप बट्टा में क्या कर देंगे तो 13 कर देंगे। क्या कर देंगे 13 कैसे होगा कि दोनों को जोड़ देंगे, 8x प्लस 5x 8 5 और नीचे में 13x, तो ऊपर वाला को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाला को जोड़ देंगे और बराबर में हम लोग 40 दे देंगे। तो इसका जो सही उत्तर निकल जाएगा दोस्तों वो आपको निकलेगा 104 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है। हमारा अगला प्रश्न भी दोस्तों मैथमेटिक्स से है, वो भी देख रहे हैं आपको कि ये जो है 1 2 3 डैश डैश करके 210 हो तो 1 क्यूब 2 क्यूब का कितना मान हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 44,100, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों इस तरह का जो प्रश्न है वो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा उसको दिमाग लगाएंगे और इस मॉडल सेट को सिर्फ आप देख लेंगे और इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको सिर्फ आंसर से ही काम चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे टिक लगाना ही है और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। हमारा अगला प्रश्न है कि एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में इतना अनुपात घटाता है और उनका वेतन इतना अनुपात में बढ़ाता है। कुल वेतन बिल की राशि अंतर जो है वो 1890 रुपया थी। उक्त दो परिवर्तनों के बाद क्या होगा बोल रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपको 90 रुपया। क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है 90 रुपया वही बिल्कुल करेक्ट है। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। बोल रहा है कि जब संविधान बनाया गया तो कौन सा जो आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। तो ऑप्शन है हमारे पास स्वतंत्रता, उसके बाद है समता, उसके बाद है समाजवादी, उसके बाद है न्याय। तो जब प्रस्तावना में बना था तो उस समय जो है वो समाजवादी जो है वो उसमें शामिल नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है शामिल नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है 1976 में इसको जोड़ा गया समाजवादी को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया। बोल रहा है कि 1923 में स्वराज पार्टी का जो गठन है वो किसने किया। तो आपको चित्तरंजन दास ने किया। किसने किया, तो चित्तरंजन दास, यानी कि CR दास जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उन्होंने ही किया। और मोतीलाल नेहरू, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि स्वराज पार्टी लिख लीजिए यहाँ पे, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया दोस्तों, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू। अगर CR दास का सिर्फ नाम हो तो वो भी दे सकते हैं, अगर मोतीलाल नेहरू का नाम हो तो दोनों में से कोई एक नाम भी हो तो आप लोग ऑप्शन में दे सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में प्रसिद्ध लैगून झील कहाँ पे है। बोल रहा है कि लैगून झील भारत का जो प्रसिद्ध है वो कहाँ पर है, कौन है। बोल रहा है कि वो लैगून झील जो है वो कौन है। तो भारत का प्रसिद्ध झील जो है दोस्तों वो आपको चिल्का झील है, जो कि आपको उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि सक्षमता परीक्षा और अभी जो हमारा BPSC TRE 3.0 का आने वाला परीक्षा है वो पूरी तैयारी जो है इसी चैनल के माध्यम से हो रही है। तो आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी। बोल रहा है कि SSB जिसको हम लोग बोलते हैं उसकी स्थापना कब की गई थी। उसको हम लोग BSF भी बोल सकते हैं दोस्तों, है ना। तो उसकी स्थापना जो दोस्तों आपको 1965 में की गई थी। कब की गई थी, 1965 में 1 दिसंबर 1965 में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। बोल रहा है भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो जहाँ तक हम लोग को जानकारी है कि इसका जो है वो 22 भाषाओं में मान्यता प्राप्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका एकदम सही। अगला जो प्रश्न है दोस्तों हमारा कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे पर स्थित है। बोल रहा है कि विजयवाड़ा जो है दोस्तों वो किस नदी के किनारे। तो विजयवाड़ा जो है दोस्तों वो आपको कृष्णा नदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका एकदम सही है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि भारतीय संविधान में विधि का शासन और द्विसदनीय पद्धति का किस देश के संविधान से प्रेरित है। बोल रहा है कि भारतीय संविधान में विधि, बोल रहा है विधि का शासन और द्विसदनीय पद्धति देश, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा जो है वो किसके संविधान से प्रेरित है।
तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको इंग्लैंड। इंग्लैंड इसका सही उत्तर, जिसको हम लोग यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है। बोल रहा है कि इंद्रधनुषीय क्रांति जो है उससे जो संबंध किससे है, किसका संबंध इंद्रधनुषीय क्रांति से है। तो जो है आपको समग्र कृषि क्रांति थी एक, उसी का संबंध जो है आपको वो इंद्रधनुष क्रांति से है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है, समग्र कृषि क्रांति, वही इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। बोल रहा है कि अंडमान निकोबार जो द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, उसमें सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो सबसे ऊंची चोटी का नाम दोस्तों आपको सैडल पीक है, जिसको हम लोग सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई आपको 378 मीटर है, जिसकी ऊंचाई आपको 378 मीटर है, जो उत्तरी अंडमान में है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो डैश में पाई जाती है। बोला ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी जो है वो वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है, ब्लैक फॉरेस्ट नाम है उसका, और वो कहाँ पाई जाती है। बोल रहा है कि वो कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो वो आपको जर्मनी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है ब्लैक फॉरेस्ट, तो जर्मनी में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि रबड़ की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों कि रबड़ की खेती के लिए कौन सा जलवायु उपयुक्त है, यानी उपयुक्त है, इनमें से कौन से। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको विषुवत रेखीय जो है जलवायु, वो रबड़ की खेती के लिए उपयुक्त है। ध्यान से इसको सुनिएगा और ध्यान से याद कीजिएगा दोस्तों, तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक MCQ के माध्यम से आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बोल रहा है कि भारत रत्न प्राप्त कर लिए हैं वो कौन व्यक्ति हैं जिनका जन्म दिवस जो है आपको राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस यानी मेडिकल जो डे है उसके दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है विधान चंद्र राय, CNR राव, पुरुषोत्तम दास टंडन, अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों आपको विज्ञान चंद्र राय है ना, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वही इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है। विधान चंद्र राय जो है उनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई। कब, तो 1 जुलाई। और इनको 1961 में भारत रत्न मिला था दोस्तों। 1961 में इनको भारत रत्न से सम्मान किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि अंतर्देशीय मछली उत्पादन में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक है। बोल रहा है अंतर्देशीय यानी कि एक देश से दूसरे देश में, है ना, तो किस राज्य, यानी कि हमारे पास बोल रहा है कि कौन सा अंतर्देशीय मछली, यानी कि एक देश से दूसरे देश जब मछली भेजी जाती है तो कौन सा राज्य हमारा हिंदुस्तान का जो सबसे सर्वाधिक योगदान देता है। तो उसमें जो है दोस्तों आपको आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है इसका सर्वाधिक योगदान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से ही मोटिवेशन मिलता है और आपकी तैयारी जो है पूरी तैयारी इस चैनल के माध्यम से होगी। इसलिए इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार नोटिफिकेशन में आता रहेगा आपको, बेल आइकन को आप दबा दीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि बम्बई एवं थाने के बीच सबसे पहली रेलगाड़ी किस सन में चलाई गई थी। जैसा कि हमें मालूम है कि सबसे पहले जो रेलगाड़ी चलाई गई थी वो बम्बई और थाने के बीच चलाई गई थी, यानी मुंबई और थाने एक स्टेशन है दोस्तों, तो उसी के बीच पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा सन में, है ना, इसमें बोल रहा है कि कौन से सन में चलाई गई थी। तो ये आपको 1853 में चलाई गई थी, ये आपको 1853 ईस्वी में चलाया गया था, जो कि आपको 16 अप्रैल क्या हो गया 16 अप्रैल। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में BR अम्बेडकर ने क्या मांग की थी। बोल रहा है कि 1930 में, है ना, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें भीमराव अम्बेडकर ने कौन सा मांग रखा था। हमारे पास ऑप्शन है अस्पृश्यता का उन्मूलन, दलित वर्गों हेतु आरक्षण, हिंदू मंदिरों में प्रवेश और दलितों के लिए पृथक निर्वाचन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वही सही उत्तर है, वही उसका सही उत्तर है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये उन्होंने मांग रखा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। बोल रहा है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है वो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो SGSY बोलते हैं इसको, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज, SGSY है ना। तो इसकी जो शुरुआत हुई दोस्तों वो आपको 1999 में हुई। कब हुई? तो 1999। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि सीमेंस किसकी इकाई है। बोल रहा है कि सीमेंस जो है वो किसकी इकाई है। तो सीमेंस दोस्तों आपको विद्युत चालक की इकाई, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है उसका एकदम करेक्ट उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि कौन सी मिश्र धातु में बिस्मथ, सीसा और टीन होता है। बोल रहा है कि बिस्मथ, सीसा और टीन होता है, वो कौन सा मिश्र धातु है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, जर्मन सिल्वर है, उसके बाद बेल मेटल है, उसके बाद सोल्डर है या रोज मेटल है। तो मेटल नामक मिश्र धातु में ही जो है आपको दोस्तों रोज मेटल नामक जो धातु है उसी में बिस्मथ, सीसा तथा टीन मिला होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि कार्बन की संयोजकता कितनी है। बोल रहा है कार्बन का जो बॉन्डिंग है वो कितना है। तो कार्बन का जो संयोजकता है दोस्तों वो आपको 4 है। कितना है? तो 4 होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि हमारा है कि लाल डेटा बुक वह पुस्तक है जो निम्नलिखित का रिकॉर्ड रखती है। बोल रहा है कि एक लाल डेटा बुक है ना, वो इनमें से किसका रिकॉर्ड रखता है। भूकंप का, चक्रवात का, लुप्तप्राय प्रजाति या नाभिकीय रिएक्टर का, है ना। तो रेड डेटा बुक जो है, जिसको हम लोग रेड डाटा बुक बोल सकते हैं, लाल डेटा बुक, वो आपको लुप्तप्राय प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, लुप्तप्राय प्रजातियाँ, ये कौन रखता है। तो रेड डेटा बुक रखता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। एक बार फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पे होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अंडवाहिनी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है वही इसका सही उत्तर है। अंडवाहिनी में, जिसको हम लोग फ्लोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोपियन ट्यूब में होती है ना। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। बोल रहा है कि तंत्रिका तंत्र की जो रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कौन सी है। परमस्तिष्क है, मेरुदंड है, स्नायु है या न्यूरॉन है। तो तंत्रिका तंत्र की जो रचनात्मक तथा क्रियात्मक दोनों बोल रहा है कि रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई जो दोस्तों वो आपको न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थानों पे। ये प्रश्न दोस्तों हर सेट में आपको मिलेगा, तो इस तरह का प्रश्न का आपकी तैयारी पूरी हो जानी चाहिए। आप लोग देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 2 है, फिर 2 है, उसके बाद क्या है, फिर 3 है ना। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, तो फिर 6 है, फिर उसके बाद क्या है तो 15 है ना। उसके बाद क्या होगा, तो इस तरह से जो आपको प्रश्न आने वाला ही है। तो 2 है और 2 के बीच में भी एक क्या है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो वो क्या हो जाएगा हमारा, तो 2 ही रहेगा, है ना। 2 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या रहेगा, तो 2 ही रहेगा। उसके बाद फिर 2 के बाद क्या है, तो 3 है। तो अब हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो 3 हो जाएगा, तो 1.5, यानी कि 1 फिर 1.5। फिर बोल रहा है कि पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1.5 से हुआ, फिर 2 से हुआ, फिर 2.5 से हुआ, फिर 3 से। तो इस तरह से देखिए 6 है यहाँ पे, 6 है ना। और 6 के बाद जो 15 है, यानी कि 2.5 से इसको मल्टीप्लाई किया, यानी गुना किया गया। 6 को हम लोग 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो अब 2.5 के बाद किसकी बारी आ गई, तो 3 की। तो 15 तिया 45। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा 45। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ट के जीवन पर हमला किया गया था, है ना। कहाँ किया गया था, मुजफ्फरपुर में, पटना में, चंपारण में या धनबाद में। तो खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी द्वारा जो
किंग्सफोर्ड के जीवन पर जो हमला किया गया था दोस्तों, वो आपको मुजफ्फरपुर में किया गया था, है ना, मुजफ्फरपुर में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है। बोल रहा है कि खादर मिट्टी जो है वो आपको किस प्रकार की मिट्टी है, लेटेराइट है, काली है, लाल है या जलोढ़ है। तो खादर मिट्टी दोस्तों आपको ये जो होती है मिट्टी, ये जलोढ़ मिट्टी होती है। क्या होती है? खादर मिट्टी को ही जो हम लोग जलोढ़ मिट्टी बोल सकते हैं, है ना। तो खादर मिट्टी जो आपको वो जलोढ़ मिट्टी होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है। बोल रहा है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो आपको मोहनदास करमचंद गांधी। कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी है। कौन है? तो महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी को ही हम लोग महात्मा गांधी बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे। बोल रहा है कि लखनऊ समझौता जो हुआ था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इनमें से कौन थे। तो लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आपको बाल गंगाधर तिलक, यानी कि जिसको हम लोग लोकमान्य तिलक बोलते हैं, वही थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, और आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है, यानी कि टेस्ट सीरीज का ये आखिरी प्रश्न है, जो कि हमारा है 55 नंबर के। निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारत के संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न है जो आपको संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है। बोल रहा है कि संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है, तो वो है आपको धर्म। कौन है? तो धर्म। धर्म शब्द का उल्लेख जो है वो भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। हमारा जो सेशन है इस तरह से निरंतर चलता रहेगा। तो आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। और आप सभी शिक्षक साथी एवं शिक्षक अभ्यर्थियों की हमारी तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग अच्छे नंबर से पास करें। धन्यवाद।